प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा रहने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभाएं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। सुबह 11 बजे पीएम की लालगंज में विशाल जनसभा है। दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम और जौनपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद दोपहर 2 बजे भदोही में जनसभाएं करेंगे। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। प्रतापगढ़ के जीआईसी ग्राउंड में 3:45 पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बैक टू बैक 4 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तूफानी दौरा कर रहे हैं यूपी का। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की लालगंज में विशाल जनसभा होगी। लालगंज से प्रत्याशी नीलम सोनकर के लिए वो वोट अपील करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे भदोही में उनकी जनसभा होगी। वहीं इसके बाद प्रतापगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा का आयोजन है। प्रतापगढ़ के जीआईसी ग्राउंड में लगभग 3:45 बजे बड़ी जनसभा का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी का तूफानी दौरा कर रहे हैं। तो आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ का दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 11 बजे पीएम लालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रत्याशी नीलम के समर्थन में। दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में उनकी जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे भदोही में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और इसके बाद प्रतापगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा का आयोजन होगा। प्रतापगढ़ में लगभग आपको बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में 3:45 बजे उनकी जनसभा होगी। तो बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 4 जनसभाओं को आज बैक टू बैक संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे पीएम की लालगंज में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। लालगंज से प्रत्याशी नीलम सोनकर के लिए वो वोट अपील करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जौनपुर में भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे भदोही में उनकी जनसभा होगी। इसके बाद प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तूफानी प्रचार कर रहे हैं भाजपा के समर्थन में और लगातार जन समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। पूरी कमान जो है इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। उनका रुख करना चाहेंगे। तो राघवेंद्र, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ का तूफानी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इन 4 जिलों के दौरे पर भी रहेंगे। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? मनीषा, पीएम मोदी की बात कर लें और उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर बात कर लें तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का आज भी सबसे बड़ा स्टार प्रचारक अगर कोई है वो तो पीएम मोदी हैं। शायद पीएम मोदी हैं जो 2014 में जब गुजरात से आए तो उसके बाद से गुजरात मॉडल के रूप में पूरे देश में एक मॉडल पेश किया और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद 2019 में भी अपनी उस कहानी को दोहराते हुए जीत दर्ज की और इस बार हैट्रिक लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए हुए हैं। क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या छत्तीसगढ़ और क्या उत्तर प्रदेश, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य को मथते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप उनकी सक्रियता को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब पश्चिमी यूपी में चुनाव चल रहा था तो मेरठ, गाजियाबाद में किस तरह उनके रोड शो रैलियां निकल रही थी। इसके अलावा जब अवध प्रांत और बुंदेलखंड क्षेत्र में अब चुनाव प्रचार का मौका है तो आज वो आजमगढ़ की लालगंज सीट पे, फतेहपुर में, हमीरपुर में और कौशाम्बी में आज अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ये वो बेल्ट हैं जहाँ पे पिछड़ी जातियों का, एससी जातियों का या माइनॉरिटीज़ का भी वोट, लालगंज की बात कर लें तो वहाँ पे सर्वाधिक है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों को बताते हुए, अपनी योजनाओं को बताते हुए, गरीबों के आरक्षण की बात करते हुए, जिस तरह से सारे राजनीतिक दल इस समय आरक्षण को लेकर और लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर दुहाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, उस पर लेकर जनता से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी की सक्रियता दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में इतने कार्यक्रम उनके लगातार लगने इस बात को संकेत देते हैं कि अगर
अगर उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें 80 हैं उत्तर प्रदेश में, तो पीएम मोदी उसमें सर्वाधिक जीत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनकी सक्रियता, उनकी मेहनत दिखाती है कि विपक्षी पार्टियां अगर जिस तरह उनके एक एक दो रैलियां लग रही हैं, संबोधन लग रहे हैं, उसकी तुलना में पीएम मोदी इस उम्र में भी कितनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वो क्षेत्र हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी पूर्व समय में भी जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बार प्रयास किया जा रहा है कि इस बार और बड़ी जीत दर्ज कर की जाए। और सुबह से जब उनका दोपहर के बाद से कार्यक्रम चलेगा लालगंज, फतेहपुर, हमीरपुर और उसके अलावा कौशाम्बी, तो इन चारों जगहों की जनता को बताने का मोदी जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि फतेहपुर वो जिला है जो बुंदेलखंड से सटा हुआ जिला है और वहाँ पे भी पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती थी। और आज हर घर नल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हर घरों में जिस तरह से स्वच्छ पानी सरकार द्वारा पहुंचाया गया है, उसको भी वो बताने से नहीं चूकेंगे। इसके अलावा वो रैलियों में जिस तरह से बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई आगे भी जारी रही, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में झारखंड में मंत्री आलमगीर को अरेस्ट किया है, राघवेंद्र लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल राघवेंद्र लौटेंगे। और आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। राम अवतार, तो आजमगढ़ का भी दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में आजमगढ़ की सियासी गणित को किस तरह से समझा जाए, उनके दौरे को किस तरह से देखा जाए? देखिए मनीषा जी, आज आजमगढ़ में लालगंज जो लोकसभा का जो सीट है, यहाँ पर नीलम सोनकर को लेकर के प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं। और 10:40 पर प्रधानमंत्री का उड़न खटोला आजमगढ़ के निजामबाद तहसील के गंगुई में उतरेगा और यहाँ से वो 40 मिनट अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वांचल की सियासत में पूरी तरह से लोगों को दम भरेंगे। और पूर्वांचल को क्लिक फ्लिप करने के लिए वो नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत में, भारतीय जनता पार्टी जहां लगाती है वही नरेंद्र मोदी भी अपने कार्यकर्ताओं को पूरा उत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10 साल में दूसरी बार का दौरा है। मनीषा जी, आपको बता दूं कि इस अगली बार जब आए थे अभी 35 दिन पहले, तो उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर अजन्म आजमगढ़ होगा, यहाँ विकास की अब बात बहुत तेजी से बढ़ेगी और साथ में जो पहले का आजमगढ़ था वो आजमगढ़ अब नहीं रहेगा, आजमगढ़ में विकास की बात होगी। जी मनीषा जी। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर में पिछली बार के अगर इतिहास को देखा जाए तो बसपा ने जीत दर्ज की थी, गढ़ सपा का माना जाता है, तो ऐसे में जौनपुर में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां, और आज पीएम नरेंद्र मोदी के जौनपुर दौरे के क्या कुछ मायने? जौनपुर करें तो वहाँ का वोटों का जो समीकरण है, वहाँ पे दलित वोटों की संख्या ज़्यादा है और बसपा की जो मजबूती होती है दलित वोटों से होती है। इसके अलावा कोई न कोई एक छत्रप, चाहे वो ठाकुर की बात कर लें या ब्राह्मण की बात कर लें, कोई जो बड़ा छत्रप होता था या किसी भी अन्य जातियों को, ओबीसी को, बसपा उसे मिला कर रखती थी। लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण जौनपुर का बदला सा है, क्योंकि जौनपुर के पूर्व सांसद और वहाँ के या कद्दावर नेता कह लीजिए या दबंग कह लीजिए, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को पहले बसपा ने टिकट दिया था, लेकिन फिर उनका टिकट बदल दिया गया। और ऐसे में श्रीकला द्वारा जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई, इसके अलावा परसों धनंजय सिंह ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील अपने समर्थकों से की, इस तरह से लगता है कि बाबू सिंह कुशवाहा की भी राहें कठिन हैं। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं कृपाशंकर सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जौनपुर से, उनके जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी इन किन प्रकरण चाहे जीत जैसे भी मिले उसके लिए प्रयासरत दिखाई दे रही है। क्योंकि जौनपुर के कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग भी भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उसमें शामिल थे। और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि हमारी अनदेखी की जा रही है, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन टिकट की बात आ रही है तो टिकट कोई दूसरा ले जा रहा है। और गठबंधन में जब आप राजनीति करते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे भी विपक्षी खेमा 2-4 होते हुए दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह अपने उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह को जिताने के लिए एक तरफ पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई, तो सारे समीकरणों को का प्रयास भी करते हुए। और एक बार फिर से राम अवतार उपाध्याय के पास लौटते हुए, राम अवतार, आजमगढ़ मतलब सपा का गढ़, एक लंबे समय तक आजम खान ने बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए रखी है और सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। ऐसे में क्या कुछ सियासी मायने और क्या कुछ सियासी बदलाव इस बार देखने को मिलने वाले हैं आजमगढ़ में?
देखिए मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि अब आजमगढ़ में विकास की बात हो रही है और कहीं न कहीं अब सपा का गढ़ में आखिरी ताबूत की ठोकने का काम किए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। उन्होंने उपचुनाव में 2022 में जिस तरह से यहाँ पे हासिल अपनी जीत की थी, उससे निश्चित सफाइयों में एक बार चिंता की लकीरें साफ दिखने को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी जहां विकास की बात कर रही है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी रेलवे और यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, संगीत महाविद्यालय सहित पूरे आजमगढ़ में विकास की बात को लेकर के अब घर घर जाकर के और लोगों को कह रही है कि विकास के नाम पर वोट दें। आपको मनीषा जी मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की पहले का इतिहास रहा है कि ये लोग यहाँ फार्म अपना नामांकन करके चले जाते थे, जैसा जनता कहती है कि नामांकन करके चले जाते थे और इसके बाद यहाँ अपनी प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते थे, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। लेकिन 2022 के बाद से जब से उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ पे विजय हासिल किए हैं, इस बार का चुनाव कुछ अलग है मनीषा जी। यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि पगडंडियों पर धर्मेंद्र यादव गांव गांव जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हें यह भय सता रहा है कि कहीं इस बार भी अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का साइकिल नहीं तोड़ी तो निश्चित यादव मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ दलित भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी चुनाव होते हैं वो कहीं न कहीं यादव वर्सेस यादव होते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है, तो वहीं धर्मेंद्र यादव भी हैं। आजमगढ़ में 2 लोकसभा है, एक लालगंज लोकसभा है, एक आजमगढ़ सदर है। लालगंज लोकसभा में नीलम सोनकर जहां चुनावी मैदान में है, तो वही समाजवादी पार्टी से दरोगा सरोज भी हैं। और देखिए, जो आज जनसभा भी प्रधानमंत्री की हो रही है, ये आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा के निजामबाद तहसील में गंदुई में हो रही है। और प्रधानमंत्री एक बार आजमगढ़ में भी आए थे, तो उन्होंने यहाँ आजमगढ़ करके यहाँ आजमगढ़ का नाम देकर चले गए। अब आज देखना यह है कि निजामबाद की गंदुई में प्रधानमंत्री क्या घोषणाएं करते हैं और क्या अपनी जनसभा में संबोधित करते हुए पूरी तरह से जो आजमगढ़ के विकास की बात है, जो दोनों लोकसभा में विकास की बात है, कहां तक प्रधानमंत्री उस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर अपना मत वोट मांग रही है और जनता भी विकास के नाम पर वोट करने, अगर यहाँ जातिवाद का अगर हटा दिया जाए, जातिवाद पर अगर वोट न हो, तो निश्चित आजमगढ़ में एक बार फिर से कमल खिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी मनीषा जी। राघवेंद्र, अगर भदोही के सियासी गणित को समझने का प्रयास किया जाए तो यहाँ का जातीय और सियासी समीकरण क्या कुछ कहता हुआ? राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अच्छा मुझसे जी बिल्कुल, एक बार सवाल रिपीट कर। बिल्कुल राघवेंद्र, हमने पूछा कि अगर यहाँ के सियासी गणित को किसी भी तरीके से किसी एंगल से समझा जाए तो यहाँ का जातीय समीकरण और सियासी समीकरण क्या कुछ कहता हुआ आपकी नजरों में? बिल्कुल मनीषा, जब हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो रमाकांत यादव और उमाकांत यादव, ये 2 ऐसे नेता वहाँ के रहे हैं आजमगढ़ पे जहाँ पे सिक्का इनका चलता था। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी बसपा का और कभी सपा का साथ इनको मिला और दोनों दलों में इन लोगों ने राजनीति की। एक समय ऐसा भी आया कि मुख्यमंत्री आवास पे ही मायावती के समय में उमाकांत यादव को गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके अलावा देखें तो पूर्व समय में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, मैनपुरी से और आजमगढ़ से, और उन्होंने आजमगढ़ सीट फिर छोड़ी थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी यहाँ से जीत दर्ज की थी। फिर उसके बाद से धर्मेंद्र यादव जब लड़े तो उनको हार का सामना करना पड़ा था और दिनेश लाल निरहुआ को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था तो उन्होंने जीत दर्ज की थी। यहाँ पे सर्वाधिक मतदाताओं की अगर बात कर लें तो मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता और दलित मतदाता ज़्यादा हैं। हाँ, पूर्व समय में सपा और बसपा का एक तरह से गढ़ जाना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के बाद से राजनीति में सक्रिय हुई पीएम मोदी के नेतृत्व में, तो उसके बाद से एक के बाद एक किले ढहा है, जिसमें आजमगढ़ भी एक है। और अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से चुनाव जीतते हुए दिखाई देता है। ठीक है राघवेंद्र, तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।